तो वो जी, कुछ नहीं कहती। ओके, तो बिल्कुल, वो सीधे कार्यालय पहुंचती हैं और वहां जाके उसकी वो जमकर धुनाई कर देती हैं। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। व्यक्तित्व जो है कहीं पर कुंठित नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये अरे! ये इनसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, उषा जी। जी, अ, जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पीजीटी कॉलेज में वे प्रिंसिपल रहे हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं। भाषा विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। वास्तव में भाषा विज्ञान पर कोई भी काम होगा, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का नाम उसमें अवश्य होगा। तो ऐसे में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और इस उपन्यास पर अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। ट्यूशन वाले बच्चे बैठे हैं क्या जल्दी? डॉक्टर मुकेश। हाँ, धन्यवाद अवस्थी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल 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 आ नमस्कार रही है, सर। बिल्कुल आ रही है। नमस्कार जी, नमस्कार। आप में से मैं कोई म्यूट नहीं है? एक मिनट रुकिए मुकेश जी, कोई म्यूट नहीं है, कृपया करके म्यूट कर लीजिएगा। जी मुकेश जी। सबसे पहले तो मैं अवस्थी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विद्वानों के बीच में बोलने योग्य मुझे समझा। अपनी बात मैं आपके सामने रखूंगा। और अब मैं बधाई देता हूँ अहिल्या जी को। वो अहिल्या जी जो कवियत्री हैं, कथाकार हैं, गद्यकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, संस्मरण लेखिका हैं, क्या कहें, झांसी की रानी हैं, तलवार वाली हैं। अभी चूंकि स्त्री विमर्श की बात हुई तो मुझे लगता है कि ये दो जो विशेषण हैं ये भी साथ में जोड़ देने चाहिए, क्योंकि स्त्री विमर्श तभी पूरा होगा। मैं बधाई इसलिए भी दे रहा हूं कि आपकी रचना पर दो अधिकारी विद्वान बोले और दोनों ने ही बिल्कुल भिन्न बातें आपके सामने रखी। ये किसी भी रचना की सबसे बड़ी सफलता होती है कि जहां व्यक्तियों के पास, विद्वानों के पास बोलने का बहुत अवसर रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि हाँ, ये पक्ष भी सामने आना चाहिए। तो आपकी रचना ने हमारे विचारों को उज्ज्वलित किया। इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई की पात्र हैं। सबसे पहली चर्चा तो चल पड़ी आत्मकथात्मक उपन्यास, जो आपने इसे नाम दिया। मुझे लगता है कि कई बार हम कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर बात नाम पर ही चल पड़ी है। हरीश जी ने इसको संस्मरणात्मक आत्मकथा कहा। अभी मैडम ने इसको, हालांकि स्त्री विमर्श की रचना बार बार कहते हुए इसको उपन्यास ही कहा। दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। जब भी आत्मकथा होगी तो उसमें कहीं ना कहीं संस्मरण तो रहेंगे ही। एक कथा रहती है, लेकिन हम जानते हैं कि बीच बीच में हमारे मन में भाव आते हैं और वो भाव कहीं ना कहीं फिर कथा के बीच में भी आ जाते हैं। हरीश जी ने कहा कि वो इस रूप में आए कि कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, जैसे पिछले प्रसंग से कहीं बात आ गई। अब मुझे कुछ ध्यान पड़ रहा है, मैं वो पेज निकाल नहीं पाया हूँ। अहिल्या जी ने भी इस चीज को खुद भी महसूस किया है और उन्होंने एक जगह शायद इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। तो भाव चूंकि मन में आते हैं तो इसलिए इस प्रकार की बातें इस प्रकार की रचनाओं में होती हैं। मुझे ये रचना, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इसमें जितनी सच्चाई, जो जिसका जिक्र अवस्थी जी ने किया, जितनी सच्चाई, जितनी ईमानदारी लेखन में नजर आई उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं इस रचना को उपन्यासात्मक आत्मकथा कहना ज्यादा पसंद करूंगा। मुझे लगता है इसमें आत्मकथा जो है वह है, निश्चित रूप से है प्रमुख। हम उसमें और बहुत सारे आप देख सकते हैं, देखने भी चाहिए, मिलते हैं, ढूंढते हैं तो दिखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लेखिका के मन में ये रहा है कि वो अपनी बात कह रही है। बहुत कठिन होता है अपने बारे में कुछ भी कहना। अवस्थी जी ने कहा कि आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल काम है। कई बार हम अपने जीवन में जब दुख देखते हैं, निराला जी ने कहा दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही।
कहने में व्यक्ति जब जीवन में इस प्रकार के प्रसंग होते हैं तो कई बार लगता है कि क्या कहें अपने बारे में, लेकिन जब हमारा चित्त उदात्त होता है तो उस उदात्त चित्त में, शांत चित्तावस्था में कई बार हमें अपने जीवन के स्मरण, संस्मरण, घटनाएं याद आती जाती हैं और हमें लगता है कि ये समाज के लिए भी कहीं उपयोगी हो सकते हैं। दो प्रकार से हम लेखन करते हैं। एक, जैसे हम ये कहते हैं कि हमने आत्मसंतोष के लिए लिखा। क्यों लिखा? हमें लग रहा है कि भाई, जैसे रचनाएं, कविताएं, खुद अहिल्या जी ने भी कहा कि भाई कुछ लग रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ दुख हो रहा है तो लिख दिया, आत्मतोष प्राप्त होता है। दूसरी चीज है जिसे हम कहते हैं कि भाई नहीं, इस आत्मतोष के साथ साथ ये कहीं ना कहीं औरों के लिए भी इन चीजों को जानना जरूरी है। आप रामचरितमानस देखें तो जहां तुलसीदास स्वांतः सुखाय की बात करते हैं वहां परहित की भी बात होती है, तो स्वांतः सुखाय के साथ परहित भी है, तो वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये इस रूप में मैं इस रचना को देख रहा हूं। इसमें आत्मकथा मुझे थोड़ी प्रबल दिखाई दे रही है। उपन्यासत्मक स्वरूप उन्होंने देने की कोशिश की। अवस्थी जी से मैं चर्चा कर रहा था तो अवस्थी ये कहा कि क्या इसको मैं शैली में लिखना जरूरी था, तो मैंने कहा कि हाँ, जब हम आत्मकथा की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं शैली तो रहनी ही है, क्योंकि मैं अपना ही सच बयान कर रहा हूं। मेरा सच दूसरे के सच के साथ कितना जुड़ा हुआ है ये एक अलग चीज है। तो मैं जब तटस्थ होकर अपने आप को देख रहा हूं तब मैं उस आत्मकथा को लिखता हूं। जिन बातों के बारे में चर्चा हरीश जी कर चुके, एक दूसरी बहन ने भी चर्चा की, मुझे लगता है कि उस विषय में मैं अब न जाऊं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं जीवन के बारे में, अहिल्या जी के जीवन के बारे में। अवस्थी जी तो व्यक्तिगत रूप से भी परिचित होंगे, इस उपन्यास के माध्यम, इस रचना के माध्यम से हम लोग भी परिचित हुए, तो उस व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। क्यों? मैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो उपन्यासात्मकता है उसके बारे में भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं जरूर। मैंने कहा अभी सत्यता ईमानदारी की बात है। लेखिका ने कहीं नहीं कहा कि मैं ये बात पूरी ईमानदारी के साथ कह रही हूँ, बात मैं पूरी सच्चाई के साथ कह रही हूँ। तब हमें क्यों लगता है पूरी रचना पढ़ते समय उसमें से हमें वो सत्यता, वो ईमानदारी अपने आप हमारे सामने आती चली जाती है। हम उसको एक कथा के रूप में पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम वास्तव में उस जीवन के साथ जुड़ रहे हैं। ये व्यक्ति जीवन की सच्चाई है, बिल्कुल ठीक बात, ये व्यक्ति जीवन की सच्चाई है, लेकिन ये एक समाज जीवन की सच्चाई भी। देखिए, जब एक से अधिक व्यक्तियों की सच्चाई एक साथ आती है तो वही तो समाज जीवन की सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सच्चाई के सामने अहिल्या जी ने हमारे सामने रखी है, लेकिन वास्तव में ये हमारे समाज जीवन की इकाई है, समाज जीवन की सच्चाई है। हमारे यानी समाज के, व्यक्तियों के, परिवारों के जो क्रियाकलाप हैं उस समाज का ये चित्रण है। मैं मानता हूं कि अहिल्या जी ने अपनी रचना के माध्यम से समाज और संस्कृति, भारतीय संस्कृति, दोनों का ही बड़ा सजीव चित्रण हमारे सामने रखा है। एक सांस्कृतिक चिंतन उसके बीच में से उभर कर सामने आता है। लेखिका गांव और शहर दोनों से जुड़ी रही हैं, दोनों के बारे में उन्होंने खूब वर्णन किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार रचना पढ़ते समय ऐसा लगा कि जब वो ग्राम जीवन की चर्चा करती हैं तो उनका मन उसमें ज्यादा लगता है। ग्राम जीवन में उनका मन ज्यादा रमा है। प्राचीन स्मृतियां जब उनको आती हैं तो उनको लगता है कि हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, और वो सारी बातें वो उसमें कहती चली जाती हैं। पता नहीं, मुझे इस रचना को पढ़ते समय दो रचनाओं की याद, वैसे तो तीन रचनाओं की मुझे याद आती रही, पर दो रचनाएं मैं विशेष रूप से कहूंगा। कुछ रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ते समय आपको लगता है कि आप उसमें डूब रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ आप पूछे कि रसीला क्या है, रसदार क्या है, तो पता नहीं लगेगा। पढ़ती परिकथा रेणु की, पढ़ती परिकथा जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं भी उसमें डूब रहा हूं, मैं भी उस रचना के अंदर चला जा रहा हूं। और ऐसे ही राग दरबारी पढ़ते समय मुझे बार बार लगता है कि शिवपालगंज जो है वो पूरे भारत में पसर गया। मैं इसके लिए शब्द भी पसरना प्रयोग करता हूं।
वो पूरे भारत में पसर गया, पूरे समाज में पसर गया। तो मुझे बार बार लग रहा है कि अहिल्या जी जब गांव की बात करती हैं तो वो पूरा गांव हमारे अंदर पसर जाता है, वो पूरा गांव हमारे अंदर एकाकार हो जाता है। हम उस गांव के साथ ही जीने लगते हैं, उस गांव के साथ ही डूबने उतराने लगते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत बेहतर उसके अंदर लगी। शहरी, ऐसा नहीं कि शहरी जीवन का चित्रण अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि उनका मन भी शायद उसी में ज्यादा रमा है। और जब लेखक का मन उसमें रमता है तो पाठक का मन तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर रमना ही है। मैंने संस्कृति की बात की तो आप देखिए कि ऐसा कोई सांस्कृतिक विवेचन, ऐसा कोई सांस्कृतिक चिंतन उन्होंने छोड़ा नहीं। अभी भाई हरीश ने छठ की बात की, मैं वास्तव में आपसे सहमत हूं हरीश जी कि छठ का ऐसा वर्णन हमने कहीं नहीं पढ़ा। वैसे तो हम दिल्ली में रहते हैं और हमने दिल्ली में भी छठ पर जो उत्साह देखा है विशेष रूप से अपने पूर्वांचल के लोगों के मन में, वह अप्रतिम है, अद्वितीय है। मतलब हम इतने त्योहार मनाते हैं लेकिन सच में अंतर से त्योहार मनाना, जिसको कहते हैं अंदर से त्योहार मनाना, ये मैंने देखा है तो छठ में देखा है। और आपके अंदर भी मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूं। और आपने एक बहुत बड़ी बात की कि छठ का जो त्योहार है ये लौकिक चीजें मांगने का त्योहार है, ईश्वर से अलौकिक से लौकिक लेना। देखिए हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं ईश्वर के पास जाए तो ईश्वर से क्या मांगना, ईश्वर तो खुद ही दे देगा, हमें ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, निस्वार्थ भाव से पूजा करनी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन सच ये है कि जब भी हम ईश्वर के दरबार में जाते हैं तो मांगते तो हैं। ऐसे तो बहुत कोई योगी ऋषि मुनि ज्ञानी, मुझे नहीं पता कितने होंगे, जो इसी भाव से जाते होंगे कि बस ईश्वर की भाव पूजा करने के भाव से जा रहे हैं। तो ये बड़ी चीज है। वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये तो लौकिक चीजों को मांगने का ही त्योहार है, बहुत बड़ी बात है। दीपावली की चर्चा आपने, होली का जिक्र हरीश जी ने किया ही है, दीपावली की चर्चा आपने की, गोवर्धन की चर्चा आपने की। और मैं जब कहता हूँ इन त्योहारों की चर्चा आप कर रहे हैं तो उनके साथ साथ आप देखिए पूरी संस्कृति को लेकर वो चल रही है। दो पंक्तियां मैंने नोट की हैं गोवर्धन का जहां जिक्र कर रही है, उसमें वो कह रही है भारतवर्ष में मनुष्य के समान ही पालतू पशुओं एवं उपयोगी पशुओं की, पक्षियों की तथा वन वंश या वृक्षों पेड़ पौधों की सभी की पूजा एवं आनंद में सहभागिता होती है। तो भारतीय संस्कृति में सिर्फ पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, व्यक्ति नहीं है, बल्कि पशु है, पक्षी। भारत की संस्कृति तो है ही ऐसी सर्व समावेशी। हम तो जब कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में सिर्फ मनुष्य नहीं है, उसमें पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। और ऐसे त्योहार हम लेकर चल रहे हैं और इन त्योहारों का आपने खूब मन लगाकर वर्णन किया है। सिर्फ त्योहार नहीं, तो मैं देख रहा था कि उसमें एक एक महीने को लेकर कार्तिक माह के जैसे स्नान की भी बात है, उसमें अगहन की चर्चा करते हैं तो विवाह पंचमी की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में यहाँ पर कम इस तरह की चर्चा होती है। राम सीता की विवाह की जो बात है वो यहाँ पर कम होती है, लेकिन वहां पर उस विवाह पंचमी का आपने जिक्र किया। भारतीय संस्कृति को समझने की भी पोष का, माघ का, ये सब आपने जिक्र किया। भारत किस प्रकार से धर्म प्राण है वह जिक्र भी आपकी इस रचना में आता है। आपकी आत्मकथा के माध्यम से देखिए कितनी सारी चीजें जुड़ रही हैं। इससे मैंने कहा कि यही उस रचना की सफलता है कि आप तो अपनी बात कह रही हैं लेकिन आप अपने साथ साथ कितनी चीजों को अपने साथ जोड़ती चली जा रही हैं। आपकी इस रचना को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि ये मध्य वर्ग की जीवंत कथा है। ये भारत के मध्य वर्ग के सुख दुख की कथा है। ये भारत के मध्य वर्ग के पारिवारिक रिश्तों के बनने बिगड़ने की कथा है। हमारे सामाजिक रिश्तों के बनने बिगड़ने की कथा है। हमारे धर्म, रीति रिवाज, तीज त्योहार की कथा है। ये आपकी कथा है, ये मेरी कथा है। मुझे लगता है ये सबकी कथा है। सच बात ये है, हमारी सबकी कहानी ये है। और ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसके अंदर संघर्ष का मादा है, जो संघर्ष करना चाहता है, जो संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, जो डरता नहीं है, जो पीछे नहीं हटता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कमियां नहीं होंगी, उसके अंदर दोष नहीं होंगे, हमारे अंदर भी होंगे, लेकिन उन सब दोषों को समझते हुए, जानते हुए, अपने आप को आगे रखकर समाज के साथ किस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, इसकी ये कथा है। ऐसा आपकी रचना को पढ़ते पढ़ते मुझे बार बार लगता है आप एक ऐसी रचनाकार हैं जो वास्तव में लड़ना जानती हैं। आपने बार बार कहा पुरुषों के प्रति, मैं कहता हूं पुरुषों के प्रति नहीं, आप सिर्फ पुरुषों से नहीं, आप समाज में हर चीज से जितनी भी विडंबनापूर्ण स्थितियां हैं उन सबसे लड़ना चाहती हैं, उन सबसे लड़ना जानती हैं, उन सबको हराना चाहती हैं, उन सबको हराने में विश्वास रखती हैं। आप
जीवन को जीने में विश्वास रखते हैं और मृत्यु से जीवन को छीनने में विश्वास रखते हैं। बड़ी बात है। आपने इतना बड़ा कष्ट आपने अपने जीवन में झेला, कैंसर की चर्चा, जिन लोगों ने उस कष्ट को झेला है उनके बारे में तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने अपने एक दो कलीग्स को उस कष्ट को झेलते हुए देखा है। लेकिन इस पूरी रचना को मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे बार बार लगता है कि आपने अपने उस कष्ट को कैसे झेला होगा, उसके बावजूद आप उसे पीछे रख रही हैं। आपने अपने उस कष्ट के ऊपर अपने पति के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको वरीय कर दिया, वरना तो सच में कैंसर का दर्द झेलना बहुत कष्टप्रद होता है, बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन आप बार बार उससे जीती हैं और अपने सभी जो सामाजिक दायित्व हैं उनका भी आपने निर्वाह किया है। मुझे लगता है कि आप कहती हैं कि बिहार की नारी के रूप में आपने चित्रण किया है, लेकिन बिहार की नहीं, आपने भारत की एक नारी के रूप में चित्रण किया है। आप जब शुरू करती हैं तो मैं बहुत सारी कथाओं के मैं घटना प्रसंगों पर नहीं जाना चाहता। अवस्थी जी, अगर समय की कोई बात हो तो आप संकेत कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है तो मैं उन घटनाओं के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। सिर्फ एक दो चीजें जो मुझे छोटी छोटी लगी वो ये कि समाज की दृष्टि से जब मैं इस रचना को देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं। आप संयुक्त परिवार से शुरू करती हैं, आपके मायके में, आपके ससुराल में संयुक्त परिवार है, लेकिन संयुक्त परिवार से हम धीरे धीरे एकल परिवार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस एकल परिवार की ओर बढ़ने में इसके लाभ हानि दोनों हैं, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कारण क्या है उसके, उन कारणों पर हम दृष्टिपात करें तो एक तो आजीविका की बात है, उसके कारण से हमें कई बार अलग होना पड़ता है। आप हैदराबाद आई, मान लीजिए आपको अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ा, ये एक विषय है। लेकिन इसके साथ साथ जो परिवार के लोग हैं जो हमारे भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हैं, जो मैं शब्द थोड़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो कृतज्ञता की सीमा तक चले जाते हैं, जो हमारी अच्छाइयों में किस प्रकार से उसको हम ये दिखा पाए कि नहीं आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं एक दो शब्द और भी मेरे मन में आ रहे हैं उस प्रकार के, लेकिन उन शब्दों का थोड़े कटु हो जाएंगे, उनका प्रयोग नहीं करना चाहता। लेकिन इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तब हम धीरे धीरे एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी अपनी कठिनाइयां भी हैं। उन सब कठिनाइयों को आपने अपने परिवार की कठिनाइयों को खूब झेला है। बहन का जिक्र आया, भाई का जिक्र आया, दूसरे लोगों का जिक्र आया, उन सब से आप आगे बढ़ी। बहुत सारी सामाजिक बुराइयों की ओर भी आपने इसमें ध्यान में आप लेकर आई हैं। दहेज प्रथा की बात है, छोटी उम्र में आपकी शायद खुद स्वयं की 16.5 साल की उम्र में आपका विवाह हुआ। तो ऐसी जो स्थितियां हैं, दहेज प्रथा है और विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर जो बोझ हैं, कई बार तो उनमें ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति की स्थिति नहीं होती तब भी उसे वो सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो सब चीजों की ओर आपने हमें ध्यान दिलाया है। आपने बहुत जो संघर्ष किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन संघर्षों के बीच से निकलते हुए आपने जो साहित्यकार का रूप है अपना, उसे सदैव लगातार बनाए रखा। एक एक दो दो रचनाओं से आज आप, क्योंकि यहाँ पर हमारी हैदराबाद की बहुत सारी ऑथर्स गिल्ड के साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन सब ने देखा है कि मुझे लगता है इस पूरी रचना को पढ़ते समय कि आज हैदराबाद की साहित्यिक गतिविधियां अहिल्या जी के चारों तरफ घूमती हैं। हर प्रकार की रचना, हर प्रकार की संस्थाओं में, हर प्रकार की चीजों में वो जुड़ी रही हैं। बहुत सारी साहित्यकारों के नाम आपने दिए हैं जिन जिनके साथ आपका संबंध रहा। खुद मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, राम कृपाल सिंह जी, मृदुला जी, डॉक्टर नगेंद्र, निर्मला जैन, क्षेमचंद्र सुमन, इतने बड़े बड़े साहित्यकार। सच में कई बार तो हमारे मन में भी आता है कि हम इन लोगों के दर्शन ही कर लेते। आपने तो इन लोगों के साथ रहकर खुद इनको सुना है, इनके सामने आपने अपनी रचनाओं का पाठ किया है। बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि आप स्त्रियों के लिए लड़ती रही, जो बहन ने पीछे कहा कि स्त्रियों के लिए, गरीबों के लिए काम करना, गरीबों के लिए जीना, जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती, गरीब बच्चियां, उनको लेकर आना, टीचर बनाना। आपने, आपकी इस रचना में पढ़ा था करीब 10,000 शिक्षिकाओं को बनाने में आपका सहयोग रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को नौकरियां दिलाना, उनको साहित्यिक गतिविधियों में सहायता देना। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के साथ आपका संबंध रहा। कादम्बिनी क्लब आपने बनाया 1994 में,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के साथ आपका संपर्क रहा, और उसमें रहते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार पर आपने पूरा बल दिया। इसके साथ में ये साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति, हैदराबाद सिकंदराबाद मारवाड़ी महिला संगठन, ये तो मैंने कुछ नाम नोट किए हैं जहां आपका लगातार, इसके अलावा तो आपने मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में और अनेक स्थानों पर आपका सहयोग रहा, आप गईं, आपने काम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। तो इन सब उपलब्धियों के लिए और इन सब उपलब्धियों को एक रचना के माध्यम से हमारे सामने लाने के लिए आप निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। हरीश भाई ने संवादों की बात की। हाँ, संवादों की कमी कहीं खटकती तो है, ये तो बात ठीक है, लेकिन हरीश भाई एक बात है, जहां जहां ये बातें आई हैं और जहां उन्होंने भोजपुरी और मैथिली में अपनी बिहार की भाषा में, बोली में उन चीजों को व्यक्त किया है, तो निश्चित रूप से एक बार उस परिवेश के साथ हम जरूर जा जुड़ते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं कि वो तो एक बात है, काव्यत्व जिसको आपने कहा, ललित निबंध वाली बात आपने की, मुझे तो इस रचना को पढ़ते समय बार बार कविता जैसी फीलिंग भी आती रही है। जगह जगह इस प्रकार की भाषा है कि लगता है कि हम एक आत्मकथा नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई संस्मरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई गीत पढ़ रहे हैं, हम कोई कविता पढ़ रहे हैं। और जगह जगह सूक्तियां, जगह जगह इतने बिखरे पड़े हैं कि अगर इसी में से हम छाटना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि जो आजकल ये काम कर रहे हैं अपने एस अवस्थी जी, सूक्ति संकलन का, तो बहुत सारी सूक्तियां तो आप इसमें से ले सकते हैं। तो बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं। मुझे लगता है कि समय का थोड़ा सा अगर बोध कराएं तो मैं थोड़ा सा और भी अपनी बात कह पाऊंगा। कुछ नहीं, अच्छा, अवस्थी जी मना कर रहे हैं, तो लेकिन जो हरीश जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। इस पर एक ठीक से हम सेमिनार कभी बाद में भी कर सकते हैं, और इस रचना के बाद का भी जो आपका साहित्यिक अवदान है, साहित्यिक योगदान है, वो अगर हमारे सामने किसी न किसी रूप में आएगा तो निश्चित रूप से उससे हिंदी साहित्य का भला होगा। इसी के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद भी करता हूं कि आपने हमें इतनी सुंदर रचना दी। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। आपको उद्बोधन से एक बात तो बड़ोदरा से अवस्थी जी, बड़ोदरा से नीलम कुलश्रेष्ठ हमसे जुड़ी हैं, बहुत नाम की राइटर हैं, और ये नीलम कुलश्रेष्ठ जी, आपका स्वागत है ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के इस पटल पे, और हमेशा हमारे साथ रहिएगा, आते रहिएगा, जुड़िए हम लोगों के साथ, आप सदस्य बने, और साहित्य के क्षेत्र में ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं तो एक तरह से ये यज्ञ करते हैं और इसका एक अलग आनंद भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के उद्बोधन से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि किसी भी रचना में एक तो स्वांतः सुखाय होता है, और फिर स्वांतः सुखाय के साथ साथ पारित का होना भी अनिवार्य है। इन दोनों के साथ यदि कथानक में बहाव अच्छा हो तो फिर वो एक उत्कृष्ट रचना हो जाती है। और डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत सही कहा कि इस रूप में दरकती दीवारों की से झांकती जिंदगी अपने आप में एक उत्कृष्ट रचना है, और साहित्य में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है।